चलिए नमस्कार साथियों, आप स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरू करेंगे रिसर्च का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है रिसर्च प्रॉब्लम एंड रिसर्च क्वेश्चन। तो फर्स्ट बात करते हैं क्या होती है रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, उससे पहले मैं आपको वही चीज़ वापस बता देता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर अपने ऐप का लिंक मिलेगा। ऐप डाउनलोड करो, लॉगिन करो, फॉर्म भरो और सारी की सारी वहाँ पर क्लासेज आपको अपलोड मिलेगी। ठीक है, और दूसरी चीज़ वो चीज़ आप जानते हो, ठीक है ना। रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, देखो जरा इसकी डेफिनेशन की। रिसर्च प्रॉब्लम इज ए ट्रबलिंग एरिया और टॉपिक विच नीड एन इंक्वायरी टू गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग और सोल्यूशन। कि रिसर्च प्रॉब्लम एक ऐसी ट्रबलिंग एरिया, मतलब रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, एक ऐसा परेशान करने वाला एरिया है, एक ऐसा कष्ट देने वाला एरिया है या फिर कोई टॉपिक है विच नीड एन इंक्वायरी, जिसके अंदर एक हमें इंक्वायरी की ज़रूरत है ताकि हम उस एरिया में क्या कर सकें, बेटर सोल्यूशन प्राप्त कर सकें। जैसे एग्जाम्पल दिया, फिटल फेटिसाइड कुड बी एन ट्रबलिंग टॉपिक एट प्रेजेंट टाइम। जो जो कन्या भ्रूण हत्या है या फिर जो भ्रूण हत्या है वो इस टाइम पे सबसे बड़ी फेटल प्रॉब्लम, जो भ्रूण हत्या है वो सबसे बड़ी अभी एक प्रॉब्लम हो गई, ट्रबलिंग टॉपिक हो गया अपने बीच में। तो रिसर्च प्रॉब्लम ही तो है ये। अब जो वो ट्रबलिंग टॉपिक हो गया तो हमने रिसर्च प्रॉब्लम की डेफिनेशन क्या बोली कि रिसर्च प्रॉब्लम इज ए ट्रबलिंग एरिया। तो ट्रबलिंग एरिया यहाँ पे क्या हो गया, परेशान करने वाला एरिया क्या है, भ्रूण हत्या परेशान करने वाला एरिया है। विच नीड एन इंक्वायरी टू गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग और सोल्यूशन। इस एरिया को किसकी ज़रूरत होनी चाहिए, एक इंक्वायरी की ज़रूरत है ताकि हम इसका सॉल्यूशन प्राप्त कर सकें। अब मुझे बताओ, जब ये सब होने लगे थे, ठीक है, जब वो कन्या भ्रूण हत्या बहुत 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 ज़्यादा होने लगी थी तो क्या हुआ था, उस पर रिसर्च हुई है ना। तो उनके लिए ये क्या था, एक रिसर्च प्रॉब्लम थी, क्योंकि एक ऐसा एरिया था जो क्या है ट्रबलिंग एरिया और जिसके अंदर इंक्वायरी की ज़रूरत थी ताकि इसका सोल्यूशन हो सके। तो इसलिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई। ठीक है, आपको पता ही है कितनी सुकन्या योजना, बहुत सारी योजना बनाई। शादी से, बच्ची का जन्म से लेकर के शादी तक का सारा खर्चा सरकार खुद उठाने के लिए कुछ पैसे भी देती है ना। ये किस लिए किया, ताकि उन पर रिसर्च की थी। ये रिसर्च प्रॉब्लम बनी एक टाइम में। ठीक है भाई। नेक्स्ट, रिसर्च प्रॉब्लम इज एन एरिया ऑफ कंसर्न वेयर देयर इज ए गैप इन द नॉलेज बेस्ड नीड फॉर प्रोफेशनल प्रैक्टिस। रिसर्च एरिया, रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है, एक गैप होता है। ठीक है, किसी भी प्रोफेशनल प्रैक्टिस के अंदर क्या होता है, गैप होता है। गैप का मतलब समझते हो अगर आप, गैप का मतलब मैं बोलूँ तो इसका मतलब होता है, जैसे कहते हैं ना, 1 से लेकर के आपने 7वीं कक्षा तक मान लो पढ़ाई कर ली, 8th क्लास आपने किसी भी वजह से बीमार हो गए या फिर ऐसा कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो गया तो आपको 8 आप नहीं पढ़ पाए, फिर वापस आप 8th शुरू की। तो यानी कि 1st से लेकर 7 तक आप कंटिन्यू चले थे, उस समय कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक समय आया, 8th क्लास का वो समय आया तो वो पूरी साल आपके लिए क्या हो गया, गैप। गैप मतलब पहले से कोई चीज़ निरंतर चल रही है, बीच में किसी कारणों की वजह से उसमें डिस्ट्रक्शन आ गए, फिर वापस वो सीक्वेंस में चलने लगी, उसे कहते हैं गैप। तो रिसर्च प्रॉब्लम भी क्या है, एक गैप होती है, थोड़े समय के लिए ऐसी कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, फिर हम उसकी इंक्वायरी करते हैं, वापस उसका सॉल्यूशन बैठाते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट आ जाओ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। हम किस प्रकार से रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, हम कैसे पता करेंगे कि ये रिसर्च प्रॉब्लम है। रिसर्च प्रॉब्लम समझ गए हैं ना अब क्या होती है, यानी कि एक ऐसा, रिसर्च प्रॉब्लम मतलब क्या हो गया, एक ऐसा एरिया जो ट्रबलिंग एरिया है और हमें कुछ इंक्वायरी लेकर के उस एरिया का सॉल्यूशन करना है। या फिर एक ऐसी, मैं सिंपल बोलूँ तो, अगर एक कोई ऐसी कोई समस्या है जिस समस्या का हमें समाधान करना है। ठीक है भाई, फुर्ती हूँ, देखो आगे क्या होता है। इट इज़ द फर्स्ट एंड द इम्पोर्टेंट स्टेप इन द रिसर्च प्रॉब्लम। जनरली ए ब्रॉड एरिया इज सेलेक्टेड। सबसे पहले क्या होता है, एक ब्रॉड एरिया सेलेक्ट किया जाता है, मतलब कि एक बड़ा एरिया आपके सामने सेलेक्ट करता है। एंड देन ए ब्रॉड टॉपिक इज डीलिमिटेड, और फिर उसमें से क्या किया जाता है, एक ब्रॉड टॉपिक जो होता है बड़ा टॉपिक, उसको डीलिमिटेड किया जाता है और नैरोड डाउन टू स्पेसिफिक वन सेंटेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम। कहने का मतलब है, सबसे पहले हम एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट बनाते हैं। हमने सोचा कि यार ये देश के अंदर, जैसे मैं कहूँ भ्रष्टाचार देश में सबसे बड़ी समस्या। एक चीज़ बताऊँ, ठीक है, नर्सिंग को छोड़ के मैं बता रहा हूँ, भ्रष्टाचार देश में सबसे बड़ी समस्या। तो ये अपने क्या होगी, रिसर्च प्रॉब्लम हो गई। अब इतनी बड़ी हमने स्टेटमेंट बना ली, तो अब भ्रष्टाचार किन किन फील्ड में हो रहा है, इससे बोलते हैं डीलिमिटेटिंग करना उसको। अब हमें ऐसा तो है नहीं कि इस पूरे पे हम रिसर्च कर लेंगे, नहीं, एक फील्ड के अंदर हम रिसर्च कर सकते हैं। भाई भ्रष्टाचार किस में हो रहा है, कौन से विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है, ये क्या होता है, उससे स्टेप बाय स्टेप हम इसको खोलते रहते हैं। मान लो सिंपल सा बोल रहा हूँ मैं, अगर आपके डेयरी मिल्क का आपके पास में एक पार्सल आया, पूरा डेयरी मिल्क भरा हुआ था, उसमें से आपकी प्रॉब्लम थी कि ऐसी डेयरी मिल्क ढूंढनी है
या फिर आपको मान लेते हैं ऐसी डेयरी मिल्क ढूंढनी है जिसका पैकेट ऊपर से क्या हो अभी फटा हुआ हो, तो जो पूरा बॉक्स आया वो इतनी बड़ी थी। अब उसको आप क्या करोगे, आप उस सारी डेयरी मिल्क को एक एक करके बाहर निकालोगे, फिर आप सबको एक एक करके चेक करोगे, यही होता है ना। फिर आप देखोगे हाँ कौन सी फटी हुई है। वैसे ही ये होता है, आपने रिसर्च प्रॉब्लम एक बड़ी बना ली, बड़ा टॉपिक आपने सेलेक्ट कर लिया, फिर उस बड़े टॉपिक में से आपको उसे डीलिमिटेड करना है और छोटा टॉपिक आपको उसमें से सेलेक्ट करना है। और बात समझ में आई कि नहीं आई रे? अब भी नहीं आई ना तो रजनीकांत भी नहीं समझा सकता आपको। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, कि किस किस जगह से आप रिसर्च प्रॉब्लम को उठा सकते हो। मेरे कहने का मतलब ये समझ जाना, रिसर्च प्रॉब्लम का मतलब समझ जाना, नहीं समझे तो मैं वापस बोल देता हूँ। रिसर्च प्रॉब्लम मतलब वह होती है कि जिस जगह पे कोई समस्या है और हमें किसी ना किसी तरह की इंक्वायरी लेकर के उस समस्या का समाधान करना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो देखो अब हमें टॉपिक कहाँ से मिलेगा कि भाई जैसे मैं बोलूँ कि भाई अपन अब मुझे मान लो रिसर्च करनी है, ठीक है, तो मैं अब कैसे पता करूँ कि रिसर्च प्रॉब्लम अभी क्या है। जैसे एक तो मुझे पता चल गई भ्रष्टाचार रिसर्च प्रॉब्लम है कि भैया इस पर मैं रिसर्च कर सकता हूँ, और मुझे कहाँ कहाँ से ऐसी जानकारियाँ मिल जाएगी जिसका हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट होता है पर्सनल एक्सपीरियंस। डे टू डे पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ रिसर्चर में सर्व एज ए गुड सोर्स ऑफ आइडिया टू फॉर्मुलेट ए रिसर्च प्रॉब्लम। डे टू डे पर्सनल एक्सपीरियंस, जितने दिन हम जो जो चीज़ें देखते हैं वो अपने क्या हो गया पर्सनल एक्सपीरियंस। अरे भाई क्या मैं थारू 3 दिवाली बत्ती देखी, 3 दिवाली बत्ती देखी मतलब कहीं गयो कि मैंने आपसे 3 दिवाली ज़्यादा देखे, यानी मैं आपसे अनुभवों में बढ़ा हूँ, है ना। हॉस्पिटल में नए नए काम करना होता है, मैं जब कुछ हम बॉस को सलाह देते तो वो यही बोलते ना। तो कहने का मतलब है फर्स्ट हम रिसर्च प्रॉब्लम वहाँ से देख सकते हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, कि डे टू डे लाइफ के अंदर जितनी भी हम चीज़ें देखते हैं एज ए गुड सोर्स ऑफ आइडिया टू फॉर्मुलेट रिसर्च प्रॉब्लम। जैसे ए रिसर्चर ऑब्जर्व डोमेस्टिक वायलेंस सफर्ड बाय वाइफ बाय एल्कोहलिक हस्बैंड। एक कोई नशा करके पति आता है और अपनी वाइफ के ऊपर हिंसा करता है, तो ये हम रोज़ रोज़ चीज़ें देखते हैं। मान लो अगर कोई गली में से किसी के जाता है और किसी के गली के बाहर क्या हो दारू का ठेका हो, उस जगह पर वो पीता और पास में उसका घर हो, तो वो हमेशा ये चीज़ देखता है, तो उसका हो गया क्या पर्सनल एक्सपीरियंस। अंडरस्टैंड और नॉट। तो फर्स्ट प्रॉब्लम कहाँ से आपने कलेक्ट कर ली साहब, फर्स्ट हमने रिसर्च प्रॉब्लम कलेक्ट की कहाँ से कलेक्ट की राजा, पर्सनल एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट आओ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मतलब कि अगर आप हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे हो, एक चीज़ आप बार बार देख रहे हो, आप इतने माहिर हो गए कि आपको पता चल गया यहाँ पे ये मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। हर कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं ले पाता। आपने कभी घर बनते हुए देखा होगा, घर बन जाता है तब तक तो ठीक है, घर बनता है ना तब एक स्किल्ड आदमी होता है, उसे बोलते हैं ठेकेदार, बाकी सारे तो लेबर होते हैं बेचारे। लेबर मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं ठेकेदार मेहनत नहीं करता, ठेकेदार ने पहले अपने जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई होती है, इसलिए वो सबसे सुप्रीमो होता है ना। तो वो ठेकेदार क्या करता है, सिर्फ उसके पास स्किल होती है, बैठा बैठा स्किल से पैसे कमाना उसे बोलते हैं। स्किल होती है, वो सिर्फ चीज़ों को देखते रहता है। सबसे ज़्यादा काम कौन करता है, लेबर। बेचारा 8-9 घंटे काम करता है, पसीने से लथपथ हो जाता है, और सबसे हार्ड वर्क किसे देते हैं, लेबर को। उसके बाद में आते हैं स्किल्ड कारीगर। स्किल कारीगर क्या करते हैं, जैसे अपने घर का प्लास्टर करना होता है, ठीक है, वो काम वो करते हैं। अब देखना, और जो सबसे सीवियर होता है उसे बोलते हैं ठेकेदार, जो सिर्फ और सिर्फ निर्देश देता है, उसके निर्देशन में काम होता है, और सबसे ज़्यादा पैसा कौन छापता है, वो। लेबर को मिले 400 रुपये 500 रुपये दिन के, कारीगर को मिले 900 रुपये, और जो ठेकेदार दिन के 1200 रुपये। तो बिना काम किए सिर्फ बताने वाला 1200 रुपये कमाता है, उसे बोलते हैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, क्योंकि उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, पहले का बहुत ज़्यादा उसका एक्सपीरियंस है। तो घर की जब छत डालते हैं ऊपर वाली, तो किसको बोलते हैं, ठेकेदार साहब को बोलते हैं, साहब आप पास में खड़े रहना। यह नहीं हो कि छत पे पानी इकट्ठा हो जाए, आप बताना कि इसकी ढलान किस तरफ होगी, हमें इसका एक्सपीरियंस नहीं है। उसी प्रकार अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो, रोज़ रोज़ अगर आप किसी पेशेंट को देखते हो, एक ही डिजीज़ के पेशेंट को अगर आप देखते हो, तो आपको पता चलता है। जैसे बार बार अगर कोई ऑब्स्टेटिक्स और गायनेकोलॉजी वार्ड में अगर कोई गया होगा, तो उसमें क्या होता है, मान लीजिए किसी की एपिसियोटोमी करता है, तो उसे पता है कि भाई
हम एपिसियोटोमी करेंगे तो ठीक है डिलीवरी इजी होगी। रोज अगर देखते हैं उससे पता चल जाता है, ठीक है। तो सेकंड आपने रिसर्च प्रॉब्लम कहाँ से अगर आप उठा सकते हो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। और अगर कोई मेरा जैसा हो कि भाई मैं तो अभी तक हॉस्पिटल में गया ही नहीं, तो फिर बेटर हो भले। तीसरा और कहाँ से उठा सकते हैं, क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ लिटरेचर। क्रिटिकल मतलब सीरियसली, ऐसा कोई बंदा जिसने सीरियसली किसी लिटरेचर को पढ़ा है। भाई मैं मुंशी प्रेमचंद का अगर दीवाना हूँ, तो अगर मैं मुंशी प्रेमचंद की गबन पढ़ रहा हूँ, उस गबन पढ़ते पढ़ते मुझे एक चीज़ है कि यार ऐसा उसने क्यों लिखा, ऐसा उसने क्यों लिखा। तो अगर मैं, वो बोलता है ना, व्हेन ही इज क्रिटिकली स्टडीज बुक ऑफ आर्टिकल रिलेटेड टू द सब्जेक्ट ऑफ ओवर इंटरेस्ट इंक्लूडिंग रिसर्च रिपोर्ट एंड आर्टिकल। अगर कोई रिसर्च के अंदर बहुत ज़्यादा कहते हैं ना उसका मन है और वह चाहता है कि मैं भी कुछ रिसर्च करूँ, तो सबसे पहले वो देखेगा दुनिया में कहाँ कहाँ कितनी कितनी रिसर्च हुई है। साहब इस टॉपिक में जिस पे मैं रिसर्च करना जा रहा हूँ, क्या इस पर कोई रिसर्च हुई है क्या, अगर हुई है तो उसने क्या रिसर्च दी है। और अगर किसी ने किसी चीज़ पर रिसर्च दी है तो वो उसको पढ़ेगा, और पढ़ जब अगर सीरियसली कोई पढ़ता है तो ऐसा ना कुछ इसको मन में आएगा कि यार इसने ये चीज़ गलत बोली। जैसे तुलसीदास जी ने एक रिसर्च, मैं बता रहा हूँ आपको एक छोटा सा टॉपिक, सबने सुना होगा ये सब चीज़ें, कि एक हनुमान चालीसा के अंदर एक लाइन थी, जो भूल गया मैं उस लाइन का तो नाम होगी पूरी। उसमें बता रखा था कि यहाँ से, हाँ, तो वो लाइन थी, जुग सहस्त्र योजन पर भानु लीलियो ताही मधुर फल खानो। मतलब उसमें बताया रखा था तुलसीदास जी ने कि यहाँ से जब हनुमान जी गए ना, एक बार आपने सुना होगा ना, हनुमान जी ने सूरज को मुंह में ले लिया था, तो उसने कहा जुग सहस्त्र योजन पर भानु। इन तीनों जब युग सहस्त्र और जो योजन है उनको मिलाया जाता है तो कुछ 5000 करोड़ ऐसा कुछ समथिंग आंकड़ा आता है, ठीक है। मुझे सही पता नहीं इस आंकड़े का, लेकिन आप जब गूगल सर्च कर लेना मिल जाएगा। तो इसको पढ़ने के बाद में उन्होंने फिर लिखा कि हनुमान जी जब इतने दूर गए, कुछ 500 करोड़ है, 5000 करोड़ है, ऐसा कुछ करोड़ है, इतने पे सूरज स्थित है। तुलसीदास जी ने उस टाइम बताया था कि इतने पे सूरज स्थित है, उस सूरज को हनुमान जी ने एक मीठा फल समझ करके खा लिया था, ठीक है। फिर मैं बोल रहा हूँ इस लिटरेचर को, तुलसीदास जी के लिटरेचर को जब इन्होंने पढ़ा, किन्होंने, भाई बड़े बड़े साइंटिस्ट है वो पढ़ता तो है ही है ना, ऐसा थोड़ी है कि जो आपको पता होगा जितने भी वेद हैं, तो वेद किस पे बेस्ड हैं, सारे साइंटिफिक हैं। वेदों में कोई ज्ञान की बात नहीं लिखी हुई है, ज्ञान की नहीं, वो बल्कि साइंटिफिक है, पूरी एक विज्ञान समझ लो आप उसको, एक फिजिक्स समझ लो पूरी आप, ठीक है, एक आप वैदिक गणित समझ लो पूरी, और जितनी अभी जो सब चीज़ें चल रही है वो सब चीज़ उसमें लिखी हुई है। तो कहने का मतलब एक है, ठीक है, मतलब ये कोई समझा ना कि भाई हाँ उनमें तो खाली उन्हें भगवान का वर्णन है, नहीं, ज्ञान की बात का मतलब है भगवान का इतना ज़्यादा वर्णन नहीं है, सिर्फ उसमें किस चीज़ का वर्णन है, उसमें वैदिक वैदिक चीज़ों का वर्णन है। तो जब तुलसीदास जी ने ऐसा लिखा, इतने करोड़ पे सूरज को बता दिया कि भाई, उन्होंने एक आंकड़ा दे के बता दिया कि इतने करोड़ों पे है सूरज, तो फिर जब रिसर्च हुई अमेरिका के लोगों ने, फिर देखा कि पृथ्वी से सूरज की दूरी कितनी है, तो वास्तव में शानदार आंकड़ा सामने आया, बिल्कुल एग्जैक्ट जो उन्होंने बताया वो का वो। नासा ने जो अगर खोज वगैरह की ना यहाँ पे, तो उन्होंने भी एज इट इज आंकड़ा बताया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब हो गया कि भाई जो रिसर्च है वो हम तीसरी प्रॉब्लम कहाँ से उठा सकते हैं। भाई उनको प्रॉब्लम लगी ये चीज़ कि भाई तुलसीदास जी ने ऐसा क्यों लिखा। तो कोई यह मत कमेंट करना कि ये तुलसीदास जी को कैसे पता चला, है ना, बड़े इंटेलिजेंट आदमी थे वो। नेक्स्ट है देखिए प्रीवियस रिसर्च मतलब कि अगर किसी एक आदमी ने रिसर्च की है थोड़े दिनों पहले, और हम चाहते हैं कि साल वो आदमी ने जिसने रिसर्च की है वो रिसर्च गलत है, उसमें कुछ चेंजेस होना चाहिए, तो फिर हम उस रिसर्च को एक प्रॉब्लम मान करके उस पर वापस रिसर्च करना शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट हम रिसर्च प्रॉब्लम उठा सकते हैं एग्जिस्टिंग थ्योरीज पे, जो थ्योरी जब दी गई थी। आप चाहते हो तो न्यूटन के तीसरे नियम पे भी रिसर्च करना शुरू कर दो। आप चाहते हो तो ट्रेकिस्टोमी जो डालने की स्कीम है उस पर आप रिसर्च शुरू कर दो। आप चाहते हो कि भाई फोलिक एसिड ऐसा नहीं लगना चाहिए, उस पर रिसर्च शुरू कर दो। आप चाहते हो बीपी में ये टेबलेट नहीं चलनी चाहिए, उस पर रिसर्च शुरू कर दो। जो भी एग्जिस्टिंग थ्योरी दी गई थी, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, शुरू कर दो थ्योरी पे, उस पर प्रॉब्लम मान के शुरू कर दो। नेक्स्ट है सोशल इश्यूज़, समाज के अंदर जो जो इश्यूज़ है लाइक सेक्सुअल हैरेसमेंट है, जो भी समाज के अंदर इश्यू है, अगर आपको लगता है कि ये यहाँ पे प्रॉब्लम है और हम कुछ आइडिया देकर के इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। भाई रिसर्च प्रॉब्लम मतलब क्या है, रिसर्च प्रॉब्लम मतलब एक ऐसी प्रॉब्लम जो बहुत कष्टदायक है और हम अपने आइडिया देकर के उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, वही तो रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब बुद्धिशीलता।
उधर चलते मतलब ग्रुप डिस्कशन, जब कोई आदमी ग्रुप डिस्कशन करता है, जीडी करता है, एयरफोर्स के अंदर आपने देखा होगा जीडी वगैरह करवाते हैं, तो उस जीडी के अंदर क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है। किसी के मन में तो ऐसी कोई बात आएगी जो एक परेशानी और बखेड़ा खड़ा कर देगी। आपके क्लास में भी होता होगा, कोई सर कुछ पढ़ाते होंगे तो कोई बच्चा ऐसा खड़ा होकर कुछ ऐसा कमेंट भी करता होगा, सर ऐसा क्यों होता है। हाँ ये ज़रूर है, हर बार बच्चा सही कमेंट नहीं करता, हर बार मजाक वे में कमेंट करता है पूरी क्लास को, ठीक है। पर होते हैं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि एक रिसर्च वास्तव में वो कभी कभी क्लास में भी रिसर्च प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है फोकलोर्स, इसको सही पढ़ना, फोकलोर्स है, ठीक है। कहने का मतलब है जो आपकी लोक कथाएं होती है, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया आपको, क्या जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया थोड़ी देर पहले तुलसीदास जी वाला, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इट इज़ जनरली बिलीव दैट स्टडी जस्ट बिफोर द टेस्ट डिक्रीज द स्कोर। एक ऐसी बात बोली गई थी कि अगर जब आप एग्जाम से पहले पढ़ते हो तो आपका क्या होता है, नंबर थोड़े कम आता है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सपोजर टू द फील्ड सिचुएशन। फील्ड सिचुएशन मतलब जब आप उस फील्ड के अंदर उतरते हो उस टाइम आपको जैनी सेम उसकी तरह है, जैसे हमने पढ़ा ना कि भाई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उसी की तरह से हमें, जब आप किसी फील्ड के अंदर उतरते हो तो आपको पता चलता है कि यार इसमें कौन कौन से ऐसी सिचुएशन है जिस पे हमें रिसर्च की ज़रूरत है। ड्यूरिंग द फील्ड एक्सपोजर रिसर्चर गेट्स वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस विच मे बी प्रोवाइड प्लेंटी ऑफ आइडिया टू फॉर्मुलेट रिसर्च प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसल्टेशन विद एक्सपर्ट। जब आप किसी एक्सपर्ट से बातचीत करते हो तो उसे पूछते हो कि भाई कौन कौन सी अब रिसर्च प्रॉब्लम है जो मैं उठा सकता हूँ। तो मैंने अभी आपको बता दिया आप रिसर्च प्रॉब्लम कहाँ कहाँ से उठा सकते हो। कुछ बात पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है रे पल्ले, ठीक है, बात पल्ले पढ़ रही है। और हाँ इतने सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हो, सभी के सभी ऐप डाउनलोड ज़रूर करना, लॉगिन करो, सारी क्लासें आपको अरेंजमेंट में मिलेगी। हो सकता है थोड़े दिनों बाद में यहाँ से कोई क्लासें गायब भी हो जाए यूट्यूब से, है ना। इसलिए ऐप पे बढ़िया सेव रहो। और हाँ अपने जितने भी क्लास के स्टूडेंट हैं उनको आप जोड़ने का काम करो। आपने कहा 4th ईयर स्टार्ट करो, मैं आपकी बात पे सहमत हो गया, मैंने कहा ठीक है 4th ईयर स्टार्ट करो। जब आपको सब कुछ चीज़ बनाई मैं आपको दे रहा हूँ, नोट्स आपको कहीं से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे लगता है अगर इन नोट्स को अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि ये नोट्स बिल्कुल छोटे हैं या फिर, और मैं ये पूरी 100% आज गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आप चाहो ना तो वीडियो को सेव रिकॉर्ड कर लेना इस चीज़ को, 101% मैं गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ आपको इस चीज़ का कि 101% इस गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि जो चीज़ पढ़ाई अगर उससे बाहर क्वेश्चन चला जाता है तो मैं ऐसा नहीं है बोलूँगा पढ़ाना बंद कर दूंगा ना, ऐसा नहीं बोलने वाला। तो अगर ठीक है, तो अगर एक भी क्वेश्चन बाहर चला जाता है तो कुछ नहीं है, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बढ़िया सीरियस होकर पढ़ना है। इससे बेटर नोट्स आपको कहीं पे मिलने वाला नहीं है। सिंपल सी एक ही बात है मेरी, तो अलग अलग के चक्कर में भागोगे, कहते हैं ना अधूरे पति और अधूरे प्रेमी किसी काम के नहीं होते। बी ए कम्प्लीट मैन, ठीक है, ये मेरे गुरुजी का डायलॉग है, बहुत शानदार लगता है मुझे ये चीज़ को। बी ए कम्प्लीट मैन, पूर्ण एक आदमी बनो, जिस पर भरोसा कर लिया उस पर भरोसा कर लो, और जिस पर नहीं किया फिर उसको हाथ छेड़ो ही मत। 4 दिन इसको प्रपोज किया, 5 दिन उसको प्रपोज किया, 6 दिन उसको प्रपोज किया, अरे एक ही सबको 60 की डेयरी मिल्क खिला रहा है, अगर एक को तो खिला इतनी बस हो जाएगी तेरे, है ना। तो कहने का मतलब है कि अलग अलग नावों में मत चढ़ो यार, जिसके साथ जुड़े हुए उसी के साथ रहो। और मैंने उस दिन भी बोला था अगर जिसका मैंने हाथ पकड़ लिया हमने तो फिर हाथ गिरने नहीं देंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, बिलीव करके चलना, क्योंकि मुझे खुद को पता 4th ईयर है, फाइनल ईयर है, ठीक है। क्या चीज़ पढ़ानी क्या चीज़ नहीं पढ़ानी मैं खुद समझता हूँ, क्योंकि मुझे पता आपके खुद के सपने जुड़े हुए आगे किसी इंस्टीट्यूट से। आपका सपना होगा 4th ईयर पास करते हैं मुझे इस जॉब में लगना है, बल्कि के अंदर CHO की वैकेंसी आ रही, टेंशन मत लो। कंपटीशन के साथ साथ में तैयारी हो, ऐसे मेरे पास में ये नोट्स हैं, मैं चाहता था आपको ऐसे ही बता देता, पर नहीं, मैं खुद उन चीज़ों को वापस लिख करके दे रहा हूँ ताकि ऐसी कोई चीज़ जो छूटे नहीं। आपने देखा होगा मैंने पिछले साल 4th ईयर स्टार्ट नहीं की थी, उससे पिछले साल भी नहीं की थी, क्यों? क्योंकि मेरे पास जब सारा कंटेंट नहीं है, जब आधा अधूरा कंटेंट मैं आपको डिलीवर करके आपके जीवन को खतरे में पहुंचाना ये मेरा कोई लक्ष्य नहीं है, ठीक है। चलो ज्ञान बहुत ज़्यादा हो गया, तो कहने का मतलब है सारे स्टूडेंट को जोड़ो, फ्री में अगर कोई चीज़ मिल रही है तो मेरे हिसाब से
पागलों, लाभ लेना सीखो इनका। ये बिना फालतू के चक्कर में पड़े हुए हो। मैं शुरू करूँ अभी 5-5, 10 हज़ार में, फिर 2,500 का कोर्स है ले लो, 3,000 का कोर्स है ले लो, दे रहा हूँ फ्री में, पढ़ लो। वरना अगर आपको इतने शौक है कि भाई नहीं हम तो पेड ही पेड पढ़ेंगे, तो शुरू कर देते हैं अपने, क्या है। ठीक है, जितने भी सभी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सभी एक दूसरे को, अपने क्लासमेट को जोड़ने का काम करो। और एक चीज़ मैं बेहतर बोल रहा हूँ, इस साल ये होगा जो आप स्क्रीन पे से कुछ पढ़ रहे हो, अगले साल से प्रॉपर वे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्टूडेंट अभी बहुत ज़्यादा हो गए हमारे पास में। ठीक है, हज़ारों की संख्या क्रॉस करी कब की, तो जब पहले वो हमारे साथ कम थे तो ये प्रोसेस था। अब इसीलिए बोल रहा हूँ, जो चीज़ मिल रही है लेना सीखो रे मूर्खों। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्राइटेरिया ऑफ फॉर सेलेक्टिंग ए गुड रिसर्च प्रॉब्लम। अब बताओ कि किस प्रकार से हम सर एक गुड रिसर्च प्रॉब्लम को सेलेक्ट कर सकते हैं। इतने चीज़ें तो हमने देख ली कि भैया यहाँ से हम रिसर्च प्रॉब्लम को उठा सकते हैं। अब मुझे ये बताओ कि क्या क्राइटेरिया होने चाहिए किसी रिसर्च प्रॉब्लम के, यानी इस रिसर्च प्रॉब्लम के अंदर ऐसे क्या क्या गुण होने चाहिए जिसकी वजह से हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट है सिग्निफिकेंट टू नर्सिंग प्रोफेशनल। साहब जो भी प्रॉब्लम आप उठा रहे हो, चाहे आपने, मैं वापस रिवाइज कर रहा हूँ पॉइंट को ताकि आपको याद हो, चाहे आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से हो, चाहे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से हो, चाहे क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ लिटरेचर से हो, चाहे प्रीवियस रिसर्च से हो, चाहे एग्जिस्टिंग थ्योरीज से हो, चाहे सोशल इश्यू से हो, चाहे ब्रेन स्टॉर्मिंग से हो, चाहे फोल्कलोर से हो, चाहे एक्सपोजर टू फील्ड सिचुएशन हो, या फिर आपने अगर कंसल्ट की एक्सपर्ट से हो, अगर इन किसी भी चीज़ों में से आपने एक रिसर्च प्रॉब्लम को उठाई है, वो रिसर्च प्रॉब्लम सिग्निफिकेंट टू नर्सिंग प्रोफेशन, किससे जुड़ी हुई होनी चाहिए, नर्सिंग प्रोफेशन से जुड़ी हुई होनी चाहिए। ठीक है, रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास समंदर भी आएगा। तो रिसर्च प्रॉब्लम इज सिग्निफिकेंट फॉर नर्सिंग प्रोफेशन। रिसर्च प्रॉब्लम क्या होनी चाहिए, सिग्निफिकेंट होनी चाहिए, किसके लिए, नर्सिंग प्रोफेशन के लिए। व्हेन इट इज डायरेक्टेड टू डेवलप और रिफाइंड द बॉडी ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज, और जब इट इज डायरेक्टेड टू डेवलप और रिफाइंड द बॉडी ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज दैट फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। अगर मान लीजिए आपकी जो रिसर्च है वो नर्सिंग प्रोफेशनल के नॉलेज को बढ़ा सकती है, तो इसके भी क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं कि नर्सिंग प्रोफेशनल एंड पेशेंट नर्स हेल्थ केयर फ्रीक्वेंटली विल बेनिफिट फ्रॉम द स्टडी। जो नर्सिंग प्रोफेशन है, जो पेशेंट है, चाहे हेल्थ केयर वर्कर है, ठीक है, उनको आपकी स्टडी से फ़ायदा होना चाहिए। आपने कहा मुझे रिसर्च करनी है, आपने कहा मुझे रिसर्च प्रॉब्लम चूज़ करनी है, तो रिसर्च प्रॉब्लम का मतलब भी मैंने यही बताया था कि रिसर्च प्रॉब्लम का मतलब ये हो गया साहब, एक ट्रेवलिंग एक सिचुएशन है जिसके अंदर हमें कुछ इंक्वायरीज करके उस फील्ड में चेंज करना है। तो आपने बोला मुझे चेंज करना है इसलिए मैं रिसर्च कर रहा हूँ, तो हम भी अभी आपको यही चीज़ बोल रहे हैं कि जो आपने रिसर्च प्रॉब्लम चूज़ की है, फर्स्ट तो वो नर्सिंग फील्ड के रिलेटेड होनी चाहिए, और सेकेंड होना चाहिए कि उसका डायरेक्टली किसी पेशेंट को, किसी हॉस्पिटल को, किसी भी आदमी की हेल्थ को इम्प्रूवमेंट आपकी उस रिसर्च से होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपकी रिसर्च बेफालतू की घोषित होगी। द रिजल्ट विल बी इम्प्रूव क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस, और जिसका रिजल्ट क्या होगा, द रिजल्ट विल इम्प्रूव क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस, उसका रिजल्ट क्या करेगा, क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस को इम्प्रूव करेगा। अंडरस्टैंड और नॉट, आर यू अंडरस्टैंड? इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको लगे मुझे इंग्लिश भी आती है। प्रमोट नर्सिंग थ्योरीज, और जो चीज़ आप रिसर्च कर रहे हो वो थ्योरीज को प्रमोट करनी चाहिए, यानी कि जो भी कोई थ्योरी दी गई थी उस थ्योरी को क्या करनी चाहिए, प्रमोट करनी चाहिए। बात आई समझ में? नेक्स्ट आ जाओ ओरिजिनल। ओरिजिनल का मतलब क्या होता है कि एवरी रिसर्च प्रॉब्लम शुड बी न्यू, सभी की सभी रिसर्च प्रॉब्लम आपकी क्या होनी चाहिए, न्यू होनी चाहिए। यह नहीं है बेटे रिसर्च प्रॉब्लम करने गए, नाम भी हो गया रिसर्च प्रॉब्लम कर रहे हैं, पुरानी किसी रिसर्च से आज से मान लीजिए अगर 1665 में हुई थी, आपको लगेगा यार 1665 की रिसर्च किन लोगों को पता है, भाई 1665 की रिसर्च बहुत कम लोगों को ही पता होती है, आप भूल जाते हो गूगल भी नाम की चीज़ है। ठीक है, तो अब आप उसी रिसर्च के टॉपिक को प्रकाशित, आप खुद प्रकाशित होने के लिए उसको उठा लिया और बता दिया ऐसा मैंने ये रिसर्च की है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो रिसर्च कर रहे हो वो टॉपिक न्यू एंड यूनिक, दैट शुड बी न्यू एंड दैट शुड बी यूनिक, नया होना चाहिए और एक होना चाहिए। इट इज़ द की रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिसर्चर दैट एन इनोवेशन नॉलेज इज़ यूज्ड फॉर द सेलेक्टिंग रिसर्च प्रॉब्लम। जो आपका नवीन ज्ञान जो आपने लिया है, ठीक है, जो आपका इनोवेटिव नॉलेज जो है वो एक नई रिसर्च प्रॉब्लम को सेलेक्ट करने के लिए यूज़ होना चाहिए। तो आपके कहने का मतलब है आपकी रिसर्च प्रॉब्लम क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। नेक्स्ट है फिजिबल। फिजिबल मतलब होती है संभव। फिजिबिलिटी इज एन एसेंशियल कंसिडरेशन ऑफ एनी रिसर्च प्रोजेक्ट। फिजिबिलिटी ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम
रेफरेंस टू द टाइम अवेलेबिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट, अभी याद हो जाएगा, टेंशन मत लो रहा है। सब्जेक्ट, फैसिलिटीज, इक्विपमेंट, मनी, एथिकल कंसिडरेशन शुड बी चेक्ड। जो भी आप रिसर्च करना चाहते हो उसमें क्या क्या चीज़ें संभव है, जैसे फिजिबिलिटी इज एन इसेंशियल कंसिडरेशन, ये एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं किसी भी रिसर्च प्रोजेक्ट को अगर आप शुरू करना चाहते हो उसके लिए। इसके अंदर रिसर्च प्रॉब्लम रेफरेंस, सबसे पहले तो आपको रिसर्च प्रॉब्लम का रेफरेंस कहाँ से लेना है, सब आपने कहाँ से चूज की, तो टाइम अवेलेबिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट, फैसिलिटीज, इक्विपमेंट। फर्स्ट तो टाइम अवेलेबिलिटी, कोई भी सब्जेक्ट के जिसको आप करने जा रहे हो उस पर कितना टाइम लगेगा, क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ आपके पास में है, क्या क्या इक्विपमेंट आपके पास में है, मनी कितना है, नैतिक उसमें नियम कितने हैं, ये सब चेक करना पड़ता है। भाई मुझे रिसर्च करनी है कि मैं नर्सिंग फील्ड के अंदर नर्सिंग के बच्चों को किस प्रकार से एक नवीन ज्ञान दे सकता हूँ। मेरा सपना है कि 2025 आते आते सब कुछ ऐसे ही आपको फैसिलिटी दूँ जैसा कोई नर्सिंग फील्ड में माइकल लाल या माइकी लाली ने सोचा नहीं होगा। एक सपना होता है हर किसी आदमी का, तो ये रिसर्च, मेरी रिसर्च उस पर है। तो मुझे इसमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी पड़ेगी कि मेरे पास में टाइम है कि नहीं इतना, कि मेरे पास में सब्जेक्ट ज्ञान है कि नहीं है। अगर नहीं है तो सबसे पहले मेरा काम ये होगा मैं अपने नॉलेज को बढ़ाऊँ। क्या मेरे पास में पैसे हैं या नहीं है, इसमें नैतिक नियम कितने हैं, है ना। अगर मान लो मैं ऐसे ही फिर फ्री ऑफ सर्विस स्टार्ट हो गया तो बाकी वाली कोचिंग फिर बंद नहीं हो जाएगी क्या, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो कितने कितने नियम हैं, क्या क्या नियम है, ठीक, ये सब चीज़ें हमें रिसर्च के प्रति ढूंढनी पड़ती है। मेरे हिसाब से एक एक पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ। अगर नहीं आ रहा वीडियो को दोबारा देखना, ठीक है। नेक्स्ट, दीज आर फेसिबल, कौन कौन सी चीज़ें हैं। फर्स्ट वन है टाइम, किसी रिसर्च में कितना टाइम लगेगा। ये तो नहीं है कि रिसर्च ये सालों सालों चले, मान लो 250 साल 300 साल अगर आपकी रिसर्च चले तब तक आप खुद बुजुर्ग हो जाओ, आपको बच्चों को आपके पोतों को रिसर्च को संभालना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो चीज़ हाथ में ली है वो छोटे टाइम में शॉर्ट टाइम में हो जाए उतना करो। कॉस्ट कितनी खर्चा आएगा भाई, उस रिसर्च करने गए लाखों खर्च कर दिए, क्या ना, गए थे हरिभजन को लोटन लगे कपास, बेती गंगा में आपने हाथ धो लिया कि अभी मैं भी रिसर्च करूँगा, रिसर्च पढ़ ली, जोश आ गया मेरे पढ़ने से, ओ सर पढ़ा रहे, जोश आ गया, जोश में होश खो दिया आप, करना चले रिसर्च और लाखों का खर्चा करके बैठ गए, है ना। घर बिक जाते हैं बेटा ऐसे से, बिना फालतू अगर ऐसा बिना सही टॉपिक के बिना कुछ किया। तो इक्विपमेंट, क्या आपके पास में इक्विपमेंट है या नहीं है तो कुछ नहीं, सीधे हाथ में लोटा लेके चले गए, हाँ रिसर्च करनी है, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। तो अगर आप रिसर्च करो तो आपके पास में ये चीज़ें, एंड सप्लायर्स, आपके पास कितनी सप्लाईज हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, क्या आपके एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब प्रशासन का आपके साथ सपोर्ट है या नहीं है। नेक्स्ट है पीयर सपोर्ट, ये पीयर मतलब क्या होता है, आपके ग्रुप वालों का सपोर्ट आपके साथ है या नहीं है। अकेले तो रिसर्च कर नहीं सकते, अकेला चना भाड़ फोड़ नहीं सकता, यानी अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। हिंदी के मुहावरे कक्षा 8 में पढ़ा था, अभी भी याद हो रहा है मेरे को। नेक्स्ट अवेलेबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट, आपके पास में सब्जेक्ट की अवेलेबिलिटी है या नहीं है। सब्जेक्ट मतलब समझते हो, सब्जेक्ट मतलब किसे बोलते हैं, MBBS देखना मुन्ना भाई की पता चलेगा। नेक्स्ट रिसर्चर कॉम्पिटेंस, नेक्स्ट आता है जल्दी से देखो सोल्वेबल, कि ऐसी कोई प्रॉब्लम सेलेक्टेड इज कंसिडर्ड गुड ओनली इफ इट इज सॉल्वेबल। जो प्रॉब्लम आपने सेलेक्ट की है वो सही तब भी हो सकती है जब उसमें क्या हो, सॉल्यूशन उसका मिल सके। जैसे ए रिसर्चर select a research problem to know that existing of God in the universe। एक अगर रिसर्चर सोचे कि मैं पता करूंगा कि भगवान इस दुनिया में है या नहीं है, तो बेटा युगांतर बीत जाएंगे, उस शक्ति को आप ढूंढ नहीं पाओगे। शक्ति तो समृत गणी अजब निराला वेश, इस शक्ति के आगे जो गए ब्रह्मा विष्णु महेश। कहना मतलब है गॉड एक पावर है, ठीक है, एक बोला ना, एक वो सुप्रीम पावर है, इसका कुछ नाम भी था, मैं नाम दिमाग से उतर गया मेरा। तो गॉड, अगर आप सोचो कि मैं इस दुनिया में भगवान को ढूंढने चलूँ तो ये रिसर्च अगर आपकी कैसे भी कर लो सॉल्व होने वाली नहीं है। नेक्स्ट आता है करंट मतलब होता है कि जो भी आप प्रॉब्लम उठाओ, कुछ वर्ड्स कटे हुए मैं बता देता हूँ उनको क्या था। ए गुड रिसर्च प्रॉब्लम मस्ट बी बेस्ड ऑन द करंट प्रॉब्लम एंड नीड ऑफ प्रोफेशन, ठीक है, ये वर्ड्स हैं इनमें, कि जो आप रिसर्च करने जा रहे हो, जो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम है वो किस पे बेस्ड होती है, करंट प्रॉब्लम पे। जैसे अभी मंकी पॉक्स वायरस चल रहा तो आपकी रिसर्च मंकी पॉक्स पे होनी चाहिए, ना कि अभी आप रिसर्च करने चले जो
पहले कोई बीमारी होती थी उस पर। नेक्स्ट वन होता है इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग का मतलब होता है ए रिसर्च प्रॉब्लम कैन ओनली बी कंसिडर्ड गुड इफ इट इज अकॉर्डेंस विथ रिसर्चर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। रिसर्च प्रॉब्लम तब भी सही होगी जब वो किसी रिसर्च प्रॉब्लम जो रिसर्चर जो करने वाला है उसके खुद के फील्ड से बिलोंग करती हो। मैं वापस लाइन पढ़ रहा हूँ, इसमें वर्ड्स कुछ कटे हुए हैं, आप लिख लेना कि रिसर्च प्रॉब्लम कैन ओनली बी कंसिडर्ड गुड इफ इट इज इन अकॉर्डेंस विथ रिसर्चर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। कहने का मतलब है जिस फील्ड में रिसर्चर को इंटरेस्ट है अगर उसी फील्ड के अंदर रिसर्च हुई तो अच्छी होगी, वरना फिर कोई उसका मतलब है नहीं, है ना। नेक्स्ट है देखो फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। अब इतनी देर तो हमने पढ़ा, फर्स्ट हमने पढ़ा हमें रिसर्च प्रॉब्लम उठानी कैसे है, फिर हमने पढ़ा कि जो आप रिसर्च प्रॉब्लम करने जा रहे हो उसका क्या क्या क्राइटेरिया है एक गुड रिसर्च प्रॉब्लम का। क्राइटेरिया के बाद हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से हमें रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना, मतलब किस प्रकार से हमें रिसर्च प्रॉब्लम को बनाना है। ठीक है, अगर आपके पास ये सब चीज़ें हैं, आप इंटरेस्टेड भी हो, अगर आप करंट टॉपिक पे भी कर रहे हो, अगर आप ऐसी कोई चीज़ जो सोल्यूबल हो उस पर भी कर रहे हो, जो फिजिबल है उस पर भी कर रहे हो, ओरिजिनल उस पर भी कर रहे हो, तो ठीक है कर लो। रिसर्च प्रॉब्लम आपने उन जो मैं चीज़ें बताई फर्स्ट उनमें से आपने उठा ली, आपने ये सभी चीज़ें आपने फॉलो कर ली, आपने बोला मेरे सब क्राइटेरिया सब अभी तक ओके हैं, अब मुझे आगे बताओ मुझे क्या करना है। तो मैं सिंपल सा आपको आगे बता रहा हूँ, अब आपको क्या करना है, फॉर्मुलेट करना है रिसर्च प्रॉब्लम को। तो साहब फॉर्मुलेट कैसे करना है, चलो सीखते हैं हाउ टू फॉर्मुलेट रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, बोल लो फिर, तब तक बोल लो एक बार आज के आनंद की जय। अब देखो फॉर्मुलेट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम इज कॉम्प्लेक्स एंड लॉन्ग प्रोसेस। जो फॉर्मुलेट आप करने जाओगे वो बड़ी कॉम्प्लेक्स और बड़ी क्या है, थोड़ी लंबी प्रोसेस है। तो एक एक को समझते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। और बोर तो नहीं हो रहे राजाओं? हाँ बोर हो रहे हो तो बोल देना। तो देखो पढ़ लो रे, है ना, क्लास में समझ में नहीं आती यहाँ पे पढ़ लो। क्या आप भी मेरी तरह, मैं भी क्या करता था, धमाल करता था, पहले घर से पढ़ के चला जाता और फिर क्लास के अंदर जाकर क्या करता, वहाँ पे फिर टीचर जो भी कोई पढ़ा रहा कर रहा है उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। क्यों नहीं देता, क्योंकि भाई पता है साला हम तो घर से पढ़ के आए। तो देखो जरा, फर्स्ट है सिलेक्शन ऑफ रिसर्च एरिया। आपको सबसे पहले रिसर्च एरिया का सिलेक्शन करना है, मतलब मैंने बोला वो प्रॉब्लम आपको लेनी है। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर एंड रिलेटेड थ्योरी। जिस चीज़ पे आप रिसर्च करने जा रहे हो उससे रिलेटेड जितने भी लिटरेचर प्रेजेंट हैं उनको रिव्यू करना। रिव्यू मतलब क्विक रिव्यू, ये रिव्यू वर्ड आपने सुना होगा ना मेरे पिछले वीडियोस के अंदर। एंड रिलेटेड थ्योरीज, और जो थ्योरीज हैं उन पे डीलिमिटिंग द रिसर्च टॉपिक। आपको क्या करना है, जो रिसर्च टॉपिक मैं दे रहा हूँ उसको डीलिमिट करना है। डीलिमिट मतलब समझ आता, डीलिमिटिंग मतलब क्या था, डीलिमिटिंग द रिसर्च टॉपिक, इवालुएटिंग द रिसर्च टॉपिक, रिसर्च टॉपिक को इवालुएट करना। सब बताऊंगा एक एक चीज़ को, टेंशन मत लो, सबकी एक एक पॉइंट पढ़े अपने पास पूरे पढ़े हैं। नेक्स्ट देखो, इवालुएटिंग द रिसर्च टॉपिक, फॉर्मुलेटिंग फाइनल स्टेज ऑफ रिसर्च टॉपिक। तो फर्स्ट पे आ जाओ जरा, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च एरिया, किस प्रकार से आपको रिसर्च एरिया को सेलेक्ट करना है। ठीक है, फॉर्मुलेशन विद द रिसर्च बिगिन विद द सिलेक्शन ऑफ ए ब्रॉड एरिया फ्रॉम द टॉपिक फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस। आपने चाहे पर्सनल एक्सपीरियंस से, चाहे लिटरेचर से, चाहे प्रीवियस रिसर्च से, चाहे थ्योरीज से, जितने भी मैंने आपको फर्स्ट टाइम बोले थे उसमें से अगर आपको एक ब्रॉड टॉपिक उठाना है इन विच रिसर्चर इज इंटरेस्टेड, जिसमें रिसर्चर क्या होना चाहिए, इंटरेस्टेड होना चाहिए, एंड हैज सिग्निफिकेंट फॉर नर्सिंग प्रोफेशन, और जो मैंने चीज़ बताई कि नर्सिंग प्रोफेशन के रिलेटेड होना चाहिए। तो फर्स्ट वन तो आपको ये काम करना है। अगर आप किसी रिसर्च को करना चाह रहे हो, देखो बेटा ऐसे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। अगर आप सोचोगे कि मुझे किसी चीज़ पर रिसर्च करनी है और उस ये सोचते भी इन पॉइंटों को अगर पकड़ोगे मेरे, तो आपको समझ में आएगा। अगर आप सोच रहे हो मुझे खाली एग्ज़ाम दे के पास होना है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ रिसर्च समझ में नहीं आएगी। भूल जाना इस चीज़ को कि आपको कैसे रिसर्च समझ में आ जाएगी। अभी मैंने आपको रिसर्च प्रॉब्लम कैसे ढूंढते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम कैसे मिलती है, क्या होती है, क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, वो मैंने आपको समझाया। अब मैं आपको बता रहा हूँ किस प्रकार से आपको फॉर्मुलेट करना है। अगर आप किसी रिसर्च प्रॉब्लम को पढ़ा, मान लीजिए आपने कोई सोच खुद खोज कर रहे हो
क्यों हम खोज नहीं कर सकते क्या? ज़रूरी है साइंटिस्ट हर कोई खोज कर सकते? बिल्कुल हम भी कर सकते हैं। क्यों आप फील्ड में काम नहीं करते? आप हॉस्पिटल में काम नहीं करते? मैंने भी आपको क्या बोला थोड़ी देर पहले कि जब आप हॉस्पिटल में काम करते हो आपके सामने हज़ारों समस्याएं आती है, आप उसमें से एक को टॉपिक को सेलेक्ट कर सकते हो और सेलेक्ट करके रिव्यू तो लेना लोगों के हैं। तो आप इतना नहीं कर सकते? ऐसा कभी मत सोचना रिसर्च खाली वो करेंगे। फोर्थ ईयर में रिसर्च क्यों दिया? ताकि हम खुद रिसर्च कर सकें। बेटा जो कैंसर के पेशेंट आते हैं ना, उनमें कोई भी चीज़ नहीं देखती तो सीधा जो एम्स हॉस्पिटल आप देख रहे हो, एम्स का फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च साइंस। रिसर्च में तो वो खाली एक रिसर्च सेंटर है, ये बात समझने की ट्राई करो आप। तो रिसर्च आप भी कर सकते हो। और कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा तीर लग जाता है आपके, पता नहीं चलता आपकी किस्मत कब चमक जाए, ऐसी कोई चीज़ आपको नहीं मिल जाए। ठीक है, तो मान लीजिए आप रिसर्च कर रहे हो, तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्या करना पड़ेगा? सिलेक्शन करना पड़ेगा एरिया को। और मैंने इतनी देर से बोला कि एरिया आप कहाँ से सेलेक्ट करोगे, वहाँ से आपने एरिया सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ वापस इसका भी मैं। रिसर्चर गेट आइडिया टू कंडक्ट एन स्टडी ऑफ फीमेल फेटिसाइड। आपने टॉपिक कौन सा उठाया? वो कन्या भ्रूण हत्या वाला आपने टॉपिक उठाया। आपने कहा मैं इस पर स्टडी करूँगा। तो जब उठा तो लिया टॉपिक, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या करना पड़ेगा आपको? देखना रिव्यू ऑफ लिटरेचर एंड थ्योरीज। अब आपको थ्योरीज और लिटरेचर को पढ़ना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि सीधे ही भाई कोई भी काम करने के लिए महान बनना पड़ता है। अगर मैं आपको चीज़ को पढ़ा रहा हूँ तो मुझे खुद को पढ़ना पड़ा, वरना मैं आपको क्या पढ़ा देता? मुझे खुद को नोट्स बनाने पड़े, मुझे खुद को चीज़ों को समझना पड़ा, तभी तो मैं जाके आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आपको भी क्या करना पड़ेगा? लिटरेचर और थ्योरीज को पढ़नी पड़ेगी कि साहब इस कन्या भ्रूण हत्या पर क्या क्या थ्योरीज दी गई थी, क्या क्या लिटरेचर दिए गए थे, जिसमें हम आगे क्या पढ़ सकते हैं। तो आफ्टर गेटिंग ए ब्रॉड आइडिया और रिसर्च, researcher need to review the nursing literature is review to the know what has already been done in this selected area of research। मतलब कि उस रिसर्चर को ये देखना पड़ेगा जिसने ये टॉपिक चूज किया है कि क्या पास्ट के अंदर इस पर कोई रिसर्च हुई थी क्या, उस रिसर्च का उसको लिटरेचर में ऐसा कुछ चीज़ आपको नहीं मिली है क्या, लिटरेचर में जिसने रिसर्च की है तो उसने कुछ बताया क्या कि भाई इस पर आगे रिसर्च संभव है या फिर नहीं है। ये सब चीज़ आपको लिटरेचर को पढ़ना है। जैसे मैंने बताया कि जब नासा, जो भी अमेरिका, मान लीजिए यार अमेरिकन के जो साइंटिस्ट थे या फिर जो नासा था, किसने था जो, ठीक है, उन्होंने जब ये देखा कि पृथ्वी से सूरज की दूरी कितनी है, तो उसने जब, मान लीजिए क्या पता उन्होंने तुलसीदास जी की चीज़ पढ़ी है, तो फर्स्ट उन्होंने प्रॉब्लम सेलेक्ट करने के बाद लिटरेचर पढ़ा कि नहीं पढ़ा? लिटरेचर पढ़ा है ना। तो उन्होंने देखा कि तुलसीदास जी ने ऐसा क्यों कहा। इतने अगर किलोमीटर, इतने हज़ार करोड़ों किलोमीटर का, तो इतने हज़ार करोड़ किलोमीटर है या नहीं है। नेक्स्ट देखो, डीलिमिटिंग द रिसर्च टॉपिक। अब जो आपने टॉपिक चूज किया बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब इसमें से आपको एक माइनर सा टॉपिक सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया डेयरी मिल्क का, आपको माइनर सा उदाहरण, गाँवों के अंदर समस्या बड़ी, हमने टॉपिक चूज कर लिया, गाँवों के अंदर बच्चे बीमार क्यों पड़ रहे हैं, टॉपिक मिला अपना। अब क्या वहाँ, तो मुझे ये बताओ कि आप में इतने गट्स हैं कि आप पूरे गांव के जितनी भी सारी प्रॉब्लम उसको चूज़ कर लोगे। हाँ, आपने टॉपिक तो सेलेक्ट कर लिया, सही है कि मलेरिया क्यों फैल रहा है। अब आपको एक उसमें छोटा सा टॉपिक उठाना है कि भाई मैं इस पूरे में से किस पे स्टडी करूँ। तो इन दिस स्टेप रिसर्चर प्रोसेसिंग एज ए जनरल रिसर्च एरिया टू इंटरेस्ट टू मोर स्पेसिफिक टॉपिक ऑफ रिसर्च टू कंडक्ट स्टडी। कहने का मतलब एग्जाम्पल, रिसर्चर डिसाइड टू कंडक्ट स्टडी ऑन फीमेल फेटिसाइड, लेटर इन द स्टेज रिसर्चर लिमिट इट टू स्पेसिफिक टॉपिक। मतलब कि सबसे पहले वो रिसर्चर डिसाइड टू कंडक्ट स्टडी ऑन फीमेल फेटिसाइड, लेटर इन द स्टेज रिसर्चर लिमिट इट टू स्पेसिफिक टॉपिक। सबसे पहले क्या करेगा रिसर्चर, इस जो लंबे टॉपिक है, ठीक है, इसके पार्ट सेकंड बनाएंगे, क्या होगा थोड़ा, चलो देखो। नेक्स्ट, इवैल्यूएटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। तो फर्स्ट आपने समझ डी लिमिट, मतलब होता है कि आपको क्या करना है, हाई से लो में जाना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, फॉर्मुलेटिंग द इवैल्यूएटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्चर इज क्लियर अबाउट द स्पेसिफिक रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम मस्ट बी केयरफुली इवैल्यूएटेड फॉर इट्स सिग्निफिकेंट एंड फिजिबिलिटी। उसने देखना है कि भाई जिस पर मैं रिसर्च करना चाह रहा हूँ क्या मेरे लिए सही है कि नहीं है। केयरफुली एक बार वापस इवैल्यूएट कर लेना है कि भाई क्या वास्तव में इसमें कुछ इंपॉर्टेंस है, इससे कुछ नर्सिंग प्रोफेशन को, स्टूडेंट को, नर्सिंग जो पेशेंट है, हेल्थ पेशेंट, उसकी हेल्थ में कुछ इंप्रूवमेंट होगा या नहीं होगा, फिजिबल है या नहीं है, टाइम मनी, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन सबका सपोर्ट है या नहीं है, लाखों हज़ारों साल तक रिसर्च चल जाए।
उसके बाद में फॉर्मुलेटिंग फाइनल स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। उसके बाद में जो है लास्ट स्टेप में उसे क्या करना है कि भाई मुझे बनानी है। फर्स्ट तो उसने एरिया सेलेक्ट किया, सेकंड लिटरेचर को रिव्यू कर लिया, फिर उसने डीलिमिट भी कर लिया टॉपिक को कि मुझे हाँ भाई बस मुझे इसी पे करनी है रिसर्च। अब आप भी सोच रहे होंगे कितना लंबा प्रोसेस है। उसके बाद उसने वापस इवेलुएट भी कर लिया कि मेरे लिए सब फिजिबल है, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, सिग्निफिकेंट है। वास्तव में नर्सिंग मेरी जो रिसर्च है वो नर्सिंग पेशेंट जो है नर्सिंग फील्ड के अंदर एक बहुत बड़ा कहते हैं ना एक स्वर्णिम दिन बन करके उभरेगी। नेक्स्ट स्टेप फिर आपने कह दिया फॉर्मुलेटिंग फाइनल स्टेटमेंट। फिर आपने फाइनल स्टेटमेंट भी फॉर्मुलेट कर लिया कि ठीक है हम तो करेंगे ही करेंगे। नेक्स्ट इसमें एक लाइन नीचे लिख लेना आप, ठीक है। स्टेटमेंट, अब देखो अभी यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती। आफ्टर स्टेबलिंग द सिग्निफिकेंट रिसर्चर फाइनली फॉर्मुलेट ए फाइनल स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। फिर वो क्या करता है फाइनल स्टेटमेंट बना लेता है रिसर्च प्रॉब्लम का, ठीक है। तो ठीक है इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट सेकंड जो है पार्ट 2 बनाएंगे और उसके अंदर जो बाकी का बच्चा हो वो हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और अब बात तो समझ ही गए होंगे, ऐप वाली बात आपको पता है। कोई डाउट हो बिल्कुल कमेंट करें। और आज मैं हूँ तो थोड़ा इंस्टा आईडी जो नीचे एक पेज व्लॉग बना करके अपना वहाँ पे मैं मेंशन भी कर दूंगा, साथ साथ में उससे जुड़ते रहें। कोई प्रॉब्लम मुझे वहाँ पे मैसेज करें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। और हाँ बहुत सारे स्टूडेंट को अपने साथ साथ जो जितने भी हैं क्लासमेट उनको जोड़ें। मेन एक ही मोटो होना चाहिए, सबका साथ और धीरे धीरे सबका विकास। जो मोदी जी वाला डायलॉग है सेम वही है अपना, ठीक है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।